वक्त की बड़ी खबर झारखंड से है। झारखंड के गढ़वा में बिजली गिरने से बड़ा हादसा पेश आया है। 8 मजदूरों की मौत हो गई है। आपको बता दें, खेत में काम करने के दौरान पेड़ के नीचे बैठे थे ये मजदूर। इंतजामिया ने सभी 8 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। माझियाऊ थाने के लोहागारा गांव का ये हादसा है। इस वक्त की अहम खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड के गढ़वा में बिजली गिरने से एक बड़ा हादसा पेश आया है, जिसमें 8 मजदूरों की मौत हो गई है। खेत में काम करने के दौरान ये मजदूर पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। आपको बताते इंतजामिया ने सभी 8 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। पूरा मामला माझियाऊ थाने के लोहागारा गांव का है। इस वक्त की अहम खबर झारखंड के गढ़वा में बिजली गिरने से एक बड़ा हादसा पेश आया। इस हादसे से 8 मजदूरों की मौत हो गई है। 8 मजदूर खेत में काम करने के दौरान पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। इंतजामिया ने सभी 8 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर ली है। यह हादसा माझियाऊ थाने के लोहागारा गांव में पेश आया है। इस वक्त की अहम खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड के गढ़वा में बिजली गिरने से एक बड़ा हादसा पेश आया, जिसमें 8 मजदूरों की मौत हो गई है। आपको बता दें, खेत में काम करने के दौरान ये मजदूर पेड़ के नीचे बैठे हुए थे जब ये हादसा पेश आया। साथ ही इंतजामिया ने सभी 8 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर ली है। पूरा मामला माझियाऊ थाने के लोहागारा गांव का है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे नौशाद आलम इस वक्त जुड़ चुके हैं। नौशाद, क्या कुछ अपडेट है? मुनज़्ज़ा, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है। ये आसमान से जो बिजली गिरी है, आसमानी बिजली के नतीजे में एक ही जगह 8 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि झारखंड के मुख्तलिफ इलाकों में आसमानी बिजली से कई जाने की शिकायत मतलब अक्सर खबरें मिलती रहती हैं। बारिश के जमाने में और भी ऐसे वाकयात होते रहते हैं, लेकिन ये मजमूई तौर पे एक जगह पे इतनी बड़ी तादाद में लोगों का जाँ भाग होना, ये बड़ा मामला है। और इस खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ये तमाम लोग मजदूर तबके से थे और जो अपने खेतों में काम कर रहे थे। चूंकि बारिश का जमाना है, आखिरी वक्त में मानसून में तेजी आ गई है, बारिश हो रही है। इस दरमियान लोग अपने खेतों में पानी आने के सबब वो खेत की बुआई में लगे हुए थे। इसी दरमियान तेज बारिश के नतीजे में वो लोग दरख्त के नीचे पनाह लेने के लिए पहुंचे, जहां आसमानी बिजली एक तरह से कहर बन करके उन पे गिरी और वो तमाम 8 लोग वहां पे जा बहक हो गए। पहले जो खबर आई थी उसमें 6 लोगों की तस्दीक हुई थी, लेकिन 2 और मजीद इसमें इजाफा हो गया है। जो मरने वाले हैं उसमें कृष्णा चौधरी हैं, अन्नू पहवा है, शोभन कुमार चौधरी है, पवन कुमार है, संजय चौधरी है, सोनू चौधरी है। तो तमाम जवान हैं जो इनकी उम्र तकरीबन 15 से 25 साल के दरमियान है। और इस खबर से और इस पूरे इलाके में गम का माहौल है। वहाँ पे मौके पे एहलकार अफसरान मौजूद पहुंच गए हैं और मजीद वहाँ पे राहत रसानी के लिए जो अहल खाना है उन राहत रसानी के लिए जुट गए हैं। बिल्कुल नौशाद, काफी बड़ा हादसा पेश आया है। आपका बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता में आज एनआरसी के खिलाफ एहतजाज होने जा रहा है। ममता बनर्जी कोलकाता में मरकज के खिलाफ एहतजाजी मार्च निकालेंगी। आपको बता दें कि आसाम में 31 अगस्त को एनआरसी की हतमी फहरिस्त जारी हुई थी, जिसमें तकरीबन 19 लाख से ज्यादा अफराद फहरिस्त में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि फहरिस्त से बाहर हुए लोगों को अपनी शहरियत साबित करने के लिए 120 दिन का वक्त दिया गया है। आपको बता दें, कोलकाता में आज एनआरसी के खिलाफ ममता बनर्जी एहतजाज करने वाली है। मरकज के खिलाफ ममता बनर्जी एहतजाज करने वाली है। आसाम में 31 अगस्त को एनआरसी की हतमी फहरिस्त जारी की गई, जिसमें आपको बता दें तकरीबन 19 लाख से ज्यादा अफराद को इस फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया था। हालांकि बताया गया कि फहरिस्त से बाहर हुए लोगों को अपनी शहरियत साबित करने के लिए 120 दिन का वक्त दिया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके तृणमूल मरकज के खिलाफ एहतजाज करने जा रही है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं। ममता बनर्जी एहतजाज कर रही है, एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। मरकज के खिलाफ ये एहतजाज
हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शबाना इस वक्त जुड़ चुके हैं। शबाना, आपसे जानना चाहेंगे ममता बनर्जी ने जो मार्च निकाला है, क्या कुछ अपडेट आपको इस वक्त मिल पा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से आज कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की एहतजाजी रैली है एनआरसी के खिलाफ, लोगों की भीड़ जमा शुरू हो गई है और अब कुछ ही देर में, या कह सकते हैं किसी भी वक्त, ममता बनर्जी यहाँ पहुंच जाएंगी और फिर वो चिड़िया मोड़ से शाम बाजार तक वो पद यात्रा करेंगी। आवाम का हुजूम उनके साथ होगा। जिस तरह लोगों की भीड़ देखी जा रही है, ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि इस एनआरसी के मुद्दे पर लोगों का एक बड़ा जो है वो साथ जो है वो आज तृणमूल कांग्रेस के साथ जो है लोगों का एक बड़ा ग्रुप जो है वो आवाम का साथ भी नजर आएगा तृणमूल कांग्रेस के साथ। और जिस तरह से एनआरसी एक बड़ा मुद्दा है, आसाम के बाद बंगाल में जिस तरह से एनआरसी शुरू किए जाने की बात कही जा रही है, ऐसे में लोगों में बेचैनी है एनआरसी को लेकर। इलेक्शन कमीशन के लोग चक्कर लगा रहे हैं कि अगर एनआरसी होता है तो उन्हें किस तरह के कागजात सामने रखने होंगे, क्या कुछ उन्हें जो है वो दिखाना होगा। इन सब बातों को लेकर इलेक्शन कमीशन के लोग जो है वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर लोग जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। साथ ही साथ कई ऐसी सामाजिक तंजीमें भी हैं जो इस मामले में लोगों में बेदारी ला रही हैं। तो ऐसे में एनआरसी एक बड़ा मुद्दा है और एनआरसी को लेकर आसाम के मामले के बाद एनआरसी को लेकर लोग काफी सतर्क हुए हैं। तो अगर बंगाल में एनआरसी शुरू होती है तो लोगों का एक बड़ी तादाद लोगों की वो मुतासिर होगी। और ऐसे में अगर सियासी लीडरान और बरसरे इक़्तिदार जमात अगर इस मुद्दे पर आवाम के साथ नजर आती है तो ये लोगों के लिए एक राहत की बात होगी और वो चाहेंगे कि इस मुद्दे पर जो है वो बड़ी जमातें जो है वो बात करें। तो जिस तरह से ममता बनर्जी और बीजेपी के दरमियान कांटे की टक्कर देख सकते हैं, बयानबाजी का जो एक सिलसिला है वो तवील होता जा रहा है। ऐसे में अगर एनआरसी के मुद्दे पर ममता बनर्जी कामयाब हो जाती हैं, मरकज अगर बीजेपी के बड़े लीडरान जो है अगर ये कह रहे हैं कि बंगाल में एनआरसी होगा और अगर इस मामले पर पीछे हटती है, ये मामला अगर पीछे चला जाता है तो जाहिर सी बात है इसमें ममता बनर्जी की एक बड़ी कामयाबी होगी। बिल्कुल थाना तैवर के लिए जाने जाती है और आज जिस तरह से वो सिर्फ एक मंच पे बैठकर बयानबाजी नहीं करेंगी बल्कि आवाम का साथ होगा, लोगों को साथ लेकर वो चलेंगी। तो एक दबाव होगा कि बंगाल में एनआरसी शायद बहुत आसान नहीं होगा। ममता बनर्जी यही कहना चाहेंगी आज की रैली में। बिल्कुल शबाना, और जिस तरह से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है इस मार्च को लेकर के, तो ऐसे में बीजेपी जो है लगातार यही कोशिश कर रही है कि एनआरसी को नाफिज किया जाए बंगाल में चाहे दूसरे स्टेट्स में। ऐसे में जैसा सपोर्ट देखने को मिल रहा है तृणमूल के साथ, ममता बनर्जी के साथ इस एनआरसी मुद्दे को लेकर के, तो कितना प्रेशर जो है मरकज पर बन सकता है कि एनआरसी जो है वो वेस्ट बंगाल में न लागू किया जा सके? देखें कि हर सियासी जमात, खासकर अगर आज कोलकाता की बात करें तो जिस तरह एनआरसी के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस के साथ आवाम नजर आई है, अगर वो 3-4 किलोमीटर अगर वो रास्ते की पद यात्रा करती हैं और लोग जो है उनके समर्थन में सामने आते हैं और ये एक बहुत ही एक उभरता हुआ एक बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे में हर सियासी जमात आज मैदान में उतरी है और कहीं ना कहीं लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम भी हैं। इसमें बीजेपी भी शामिल है और बीजेपी की आज जो एक एहतजाजी रैली है बीजेपी की टॉलीगंज में, बीजेपी महिला मोर्चा की रैली है। तो इससे अंदाजा लगाएं कि हर सियासी जमात की एक कोशिश है कि वो आवाम को अपनी जानिब से वो मुतवज्जा करे। और अगर ममता बनर्जी आज आवाम का साथ लेने में कामयाब हो जाती हैं और वो यहाँ से एक सख्त पैगाम दे सकती हैं, तो ये एक आर पार की जंग होगी। जिस तरह से हमने पिछले भी कई बार देखा है कि ममता बनर्जी और बीजेपी आमने सामने रहती है। अब देखना है कि एनआरसी के मुद्दे पर ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी जो कांटे की टक्कर होगी उसमें जीतता कौन है। क्या बीजेपी जो है वो एनआरसी को बंगाल में लागू करके खास तबके को खुश करने की कोशिश करेगी, या फिर ममता बनर्जी जिस तरह से माँ माटी मानुष की सरकार है और जिस तरह से ममता बनर्जी बार बार नारा लगाती हैं कि वो आम आदमी के साथ हैं, वो गरीबों के साथ हैं, ये गवर्नमेंट जो है वो माँ माटी मानुष जो है वो इससे आम लोग जुड़े हैं, तो वो क्या उन लोगों तक जो परेशान हो रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन के चक्कर लगा रहे हैं, उस तक पहुंचने में कामयाब होगी। तो ये दोनों ही पार्टियों के लिए एनआरसी का एक मुद्दा जो है वो आवाम तक पहुंचने का एक बड़ा जरिया है, सियासी जरिया है, जिसमें कौन कितना कामयाब होगा ये कह पाना मुश्किल है। बिल्कुल शबाना, और जिस तरह से आज देखा जा रहा है कि कोलकाता में काफी पैरेलल एहतजाज हो रहे हैं, अपोजिशन अलग मुद्दों को लेकर के एहतजाज कर रही है, तृणमूल एहतजाज कर रही है, साथ ही साथ बीजेपी भी एहतजाज कर रही है, तो ऐसे में कैसा एटमॉस्फेयर कोलकाता में देखने को मिल रहा है? जहाँ से भी गुजरे रैली नजर आ रही है,
कहीं कांग्रेस की रैली है, कहीं लेफ्ट की रैली है, कहीं बीजेपी की रैली है और कहीं टीएमसी की रैली है। अब ये आज का दिन जब खत्म होगा या जब हम कह सकते हैं जब शाम होगा तो पता समझ में आएगा कि किस रैली में अवाम का साथ कितना मिला और कौन पार्टी ये कहने में कामयाब होगी कि आज की इस रैली से हमने अपनी ज्यादा भीड़ जमा करने में कामयाब हुए। वो तो सियासी जमातों की एक अपनी अपनी बातें होंगी, लेकिन अवाम आज कोलकाता के लोगों को काफी सफर भी करना पड़ा है। जिस तरह से रास्ते जो है वो ट्रैफिक जाम रहे हैं, स्कूल और कॉलेजों के स्टूडेंट्स को परेशानी हुई है। एक साथ तमाम सियासी जमातें एक साथ उतरी हैं, एक ही दिन उतरी हैं और कहीं ना कहीं एक ही वक्त पे उतरी हैं, तो जिसकी वजह से आज कोलकाता बिल्कुल पुलिस के लिए भी आज शहर को संभालना काफी मुश्किल था और हर जगह से यही खबरें आ रही थी कि वो ट्रैफिक बहुत है और इस तरह से आम लोगों को जो है वो काफी परेशानी हुई। लेकिन बहरहाल अब देखना यह है कि इन तमाम सियासी जमातों की अलग अलग रैलियों में अवाम की भीड़ किस पार्टी के साथ कितना नजर आती है और कौन सी पार्टी आज राहत की भी सांस लेगी कि इस मुद्दे पर जो है वो अवाम को अपने साथ लाने में कामयाब हो। बिल्कुल शबाना, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सोनिया गांधी ने मरकज पर निशाना साधा है। कांग्रेस की मीटिंग में सोनिया गांधी ने कहा कि इक्तिसादी महाज पर मरकजी हुकूमत नाकाम रही है, मुल्क की इक्तिसादी हालत अच्छी नहीं है। उन्होंने मरकज पर इंतकामी सियासत करने का इल्जाम भी लगाया। सोनिया गांधी ने मरकजी हुकूमत पर मुजाहिदीन आजादी की तालीमात की गलत तशरीह करने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने पार्टी लीडरों से कहा कि वो सिर्फ सोशल मीडिया पर सरगर्म न रहे, अवाम के बीच जाए। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कश्मीर पर पाकिस्तान की हालत इन दिनों ऐसी ही है। सफारती सतह पर पाकिस्तान को हर महाज पर मुंह की खानी पड़ी है। इसके बाद उसने इंतहाई बुज़दिलाना कदम उठाया है। उसने कुलभूषण जाधव को दूसरी बार काउंसलर रसाई देने से इनकार कर दिया है। वजारत खारजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने साफ किया है कि कुलभूषण को दोबारा काउंसलर एक्सेस नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से 2 सितंबर को कुलभूषण को सफारती रसाई दी गई थी। आलमी अदालत के फैसले के बाद पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को सफारती रसाई दी थी। जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा में लश्कर के 7 मिलिटेंट देखे गए हैं। जराये के हवाले से खबर सामने आ रही है कि फिदायीन वादी कश्मीर में हमले का मंसूबा बना रहे हैं। सिक्योरिटी को अलर्ट पर कर दिया गया है। फिलहाल इस मामले पर गहरी नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ के लखनपुर से 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 6 AK-47 राइफल्स बरामद की गई हैं और 11,000 नकद रकम बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार अफराद एक ट्रक में सफर कर रहे थे। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। लखनपुर में सर्च करते टाइम 3 लोगों को अपने गिरफ्त में ले लिया है, जिनके नाम सबील अहमद जो पुलवामा के रहने वाले हैं, सबील अहमद बाबा सना गुलाम हसन बाबा अगलर कंडी पुलवामा, जहांगीर अहमद सना मोहम्मद अब्दुल्ला परे पखरपुरा बडगांव और उबैदुल इस्लाम सना गुलाम मोहम्मद शाह अगलर कंडी पुलवामा। इन 3 लोगों को हमने गिरफ्त में ले लिया है। उनकी पूछताछ चल रही है और साथ ही साथ ट्रक की सर्च चल रही है। ट्रक की जो इनिशियल सर्च हमने कंडक्ट की है उस सर्च में हमें अभी तक 6 वेपन, 180 एम्यूनिशन राउंड्स और 6 मैगजीन्स मिले हैं। अभी तक की जानकारी के अनुसार ये जो 3 लोग अरेस्ट हुए हैं उन लोगों का ताल्लुक प्रोस्क्राइब्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन जैश-ए मोहम्मद के साथ है। ये जो ट्रक है ये पंजाब से जम्मू कश्मीर पर्टिकुलरली कश्मीर वैली की तरफ जा रहा था और जाते टाइम रास्ते में इसको रोक के हमने सर्च की है और ये जो कामयाबी है ये हमारे हाथ लगी है। पंजाब की तरफ से ये ट्रक आ रहा था तो उसका जो सोर्स है वो पंजाब या उसके पीछे कहीं हो सकता है। ये क्रॉस बॉर्डर है या क्या है इसके बारे में अभी कमेंट करना मुमकिन नहीं है, इसके लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने मेवा काश्तकारों को नफीड को मेवाजात फरोख्त करने से बाज रहने की धमकी देने वाले मिलिटेंटों को इंतबाह दिया है। गवर्नर ने कहा कि वो ऐसी हरकतों से बाज आ जाए। श्रीनगर में काश्तकारों की एक तकरीब से खिताब के दौरान मलिक ने कहा कि ऐसी धमकी देने वाले किसी भी शख्स से सख्ती से निपटा जाएगा।
गवर्नर ने कहा कि काश्तकारों को मेवा फरोख्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, ताहम जो भी आएगा उसका खैर मकदम किया जाएगा। गवर्नर ने सोपोर में एक मेवा काश्तकार और उनके अहल खाना पर मिलिटेंट हमले का भी जिक्र किया। कि जो लोग हमारे किसान भाइयों को धमका रहे हैं वो जल्दी से अपना रवैया बदल लें, वरना हम अपने किसानों और जो खरीद करने का जो सिस्टम है उसको पूरी सिक्योरिटी देंगे, उनकी हिफाजत करेंगे और जो उनके साथ ज्यादती करेगा उसको इमीडिएटली पनिश करेंगे। लिहाजा मैं कहूंगा कि किसानों को कोई तंग ना करे, धमकाए नहीं। किसान खुद नहीं चाहता, हम जबरदस्ती लेने नहीं जाएंगे, लेकिन अगर वो बेच रहा है और उसको आप धमकी दे रहे हैं, उसकी 2 साल की बच्ची को भी गोली मार रहे हैं, तो फिर आप बहुत दिन तक बाहर नहीं रहेंगे। जम्मू कश्मीर के गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने यकीन दिलाते हुए कहा कि वादी कश्मीर में मोबाइल फोन खिदमात कुछ दिनों में बहाल कर दी जाएंगी। खान ने कहा कि श्रीनगर और पूरी वादी में हालात में बेहतरी आई है, साथ ही तरक्याती काम भी शुरू हो गए हैं। जिन ताजरों ने मुख्तलिफ बैंकों से लोन हासिल किए हैं और सूद में रियायत की मांग कर रहे हैं, उनके हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में खान ने कहा कि तमाम तरह के बहबूदी के इक़दामात हुकूमत के ज़ेर गौर हैं। और इसी तरीके से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हमारी चल रही हैं, जो शुरू की गई थी वो भी चल रही हैं। लेकिन अगर किसी वजह से किसी को वो पसंद नहीं आ रही तो वो उसकी अपनी तबीयत शायद ख़राब है, वरना डेवलपमेंटल कार्रवाइयाँ सारी की सारी बराबर तरीके से चल रही हैं और हर एक कोशिश की जा रही है कि ख़ुसूसी तौर पर कश्मीर में रहने वाले और बिलअमूम पूरी रियासत के लोगों के लिए एक खुशगवार माहौल कायम कर दिया जाए, ताकि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो हमेशा रुकी रहती थी यहाँ पे वो पूरी तरह से बात चल रही थी कि मोबाइल नेटवर्क खोल दिया जाएगा कॉलिंग के हवाले से, क्या ऐसा कोई है? जी हाँ, आप जल्द ही आपको ये खुशखबरी मिल जाएगी। हालात का जायजा लिया जा रहा है, जैसे जैसे हालात ठीक होते जाएंगे वैसे वैसे बाकी इकदाम भी किए जाएंगे। एमआईएम के रियासी सदर इम्तियाज जलील के वंचित बहुजन आघाड़ी से एमआईएम की अलहदगी के ऐलान के बाद महाराष्ट्र में सियासी मंजरनामा बदलता दिखाई दे रहा है। वंचित बहुजन आघाड़ी के सदर प्रकाश अंबेडकर ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि लोकसभा इंतखाबात में मुसलमानों ने उनकी पार्टी को वोट नहीं दिया। बावजूद इसके वंचित बहुजन आघाड़ी असेंबली इंतखाबात में रियासत भर में 20 से 25 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। वहीं एमआईएम के मौक़िफ़ पर प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि वंचित बहुजन आघाड़ी से अलहदा होना एमआईएम का ज़ाती फैसला है। त्याची वाटचाल करण्याचा अधिकार आहे, तो अधिकार एमआयएमला सुद्धा आहे। मागच्या लोकसभेमध्ये आम्ही युतीमध्ये होतो, कदाचित आत्ताच्या ह्याच्यामध्ये युतीमध्ये नाही अशी असणारी परिस्थिती दिसते। त्याच्यामुळे एमआयएम जे काही मार्ग आखेल त्या मार्गाला आमच्या शुभेच्छा राहतील। आम्हाला मागच्या ह्याच्यामध्ये मुस्लिम मतं मिळालीच नाहीत, त्याच्यामुळे या युतीचा तेवढा आमचं नुकसान नाही असं मी त्या ठिकाणी मानतो। पण एक होतं की मुस्लिम मानसिकता जी होती की त्यांना वाटत होतं की यामार्फत आपल्याला एक स्वतःचं प्रतिनिधित्व मिळेल अशी परिस्थिती होती। परंतु आत्ताच्या ह्याच्यामध्ये ज्या पद्धतीने लोकसभेच्या नंतर मुस्लिम समाज हा पूर्णपणे वंचित बहुजन आघाडीकडे झुकलेला आहे आणि आम्ही जसं म्हणालेलो आहोत की येणाऱ्या विधानसभेमध्ये किमान 25 विधानसभेच्या जागा मुस्लिम उमेदवाराला दिल्या जातील, त्यावरून त्यांचा कॉन्फिडन्स फार मोठा आहे वंचित बहुजन आघाडीवरती असं आम्ही मानतो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कमाल फारूकी ने पाकिस्तान को पैगाम देते हुए कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की वो फिक्र न करें, पाकिस्तान अपने मुल्क को बेहतर करने पर तवज्जो मरकूज करे। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने उनसे बातचीत की। जमीयत उलमा हिंद ने कश्मीर को लेकर के आज बड़ी तजवीज़ पास की। इस पूरी कॉन्फ्रेंस में मजलिस इंतज़ामिया के इस पूरे इजलास में कमाल फारूकी साहब मौजूद थे। फारूकी साहब, सीधे तौर पर क्या मैसेज है? मैसेज वही है जो कि पहले भी कुल जमातों के और लोगों ने भी स्टेटमेंट दिया था। आज उसको मुस्लिम जमीयत उलमा हिंद जो है, जो उनका पुराना मौक़िफ़ है उसको रीट्रेट किया है, उसको फिर दोबारा दोहराया है।
ऐसा नहीं है कि आज ज़रूरत महसूस हुई है। जैसे जनरल सेक्रेटरी साहब ने फरमाया 1951 से जमीयत उलमा का बिल्कुल यही वो है, इरादा है, यही उसका स्टैंड है कि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। मुसलमानों की इतनी बड़ी तंजीम, सारे लोग शामिल, फिर इस तरह की सफाई देने की क्या ज़रूरत है? ये सफाई नहीं है, कभी कभी ये ज़रूरी होता है कि आदमी उसको रिट्रेट करे ताकि बाकी मुल्क के लोग और जो हमारे ताल्लुक से एक गलत फहमियाँ फैलाते हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ तरह तरह की मुसलमानों के ताल्लुक से जो इल्ज़ामात लगाते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, मुल्क वालों को जानना बहुत ज़रूरी है कि कश्मीर के ताल्लुक से मुसलमानों का स्टैंड राइट फ्रॉम द डे वन वही है जो आज रिट्रेट किया गया है। पाकिस्तान को लेकर के भी आपने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों को मोर्चा बना रहा है, ये क्या चीज़ है? हमारा अंदरूनी मामला है, हम इसके ऊपर बाहर किसी को नहीं आने देंगे, लेकिन वो ठीक है, उनका एक अपना वो हो सकता है, स्टैंड हो सकता है, उनकी एक पॉलिटिकल कंपल्शन हो सकती है, उनकी इंटरनल हो सकती है, लेकिन वो उसमें हिंदुस्तानी मुसलमानों को इन्वॉल्व ना करें। आप हिंदुस्तान पाकिस्तान का मामला अलग है, मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान का एक इंटीग्रल पार्ट है, रहेगा, और अपने किसी भी मुल्क के 1 इंच के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। पाकिस्तान से क्या कहेंगे अपने घर को संभालो। तो ये थे कमाल फारूकी जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपना देश, अपना मुल्क, अपने आप को संभालना चाहिए, हिंदुस्तानी मुसलमानों की फिक्र छोड़ देनी चाहिए। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।